अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ नोमान बटाविया और आज एडजस्टमेंट्स का हमारा लेक्चर नंबर है 4। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैंने अब तक इंस्टॉलमेंट सेल्स कवर किया हुआ है और एडजस्टमेंट्स के भी ऊपर भी ये मेरा चौथा लेक्चर है। इसके अलावा भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है उस पर भी एक लेक्चर मौजूद है और मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 का पूरा कोर्स कवर करने वाला हूँ। तो आप लोग अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिए, और अगर आपको इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आज का हमारा जो टॉपिक है और एडजस्टमेंट्स के ऊपर जो टॉपिक है वो लास्ट है, ये लेक्चर है। इसके बाद इंशाल्लाह हम इसके पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे कि आज हम देखने जा रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, डिविडेंड और रिजर्व। क्लास इनकी एंट्रीज तो बहुत सिंपल है, मगर इसका बैकग्राउंड क्या है आज इस पे मेरा फोकस होगा कि मैं आपसे शेयर करूं कि इसका बैकग्राउंड क्या होता है, ये एंट्रियाँ बनती क्यों है। तो सर सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक को, राइट। और सर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बनाना यानी एडजस्टिंग एंट्री बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप किसी को भी उठा के पूछ लें तो आपको बता देगा, किसी भी स्टूडेंट को पूछ लें, किसी से भी पूछ लें कि सर इसकी एडजस्टिंग एंट्री बताएं, तो आपको बता देगा कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और इनकम समरी अकाउंट या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट। लेकिन सर ये एंट्री बनती क्यों है, आज हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं ताकि हमें इसका बैकग्राउंड पता हो। नॉर्मली एग्जाम के अंदर एडजस्टमेंट डेटा के अंदर एक बैलेंस दिया हुआ होता है, लेट से क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 2 लाख रुपए, तो हम एंट्री बना देते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 2 लाख रुपए डेबिट और इनकम समरी अकाउंट 2 लाख रुपए क्रेडिट। और सर इसको हम उठा के बैलेंस शीट में लेके जाते हैं 2 लाख रुपए बैलेंस शीट के पेज पे, और क्लोजिंग स्टॉक को P&L से माइनस कर देते हैं। बस इतना सा काम करते हैं और काम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम समझें कि एंट्री बनती क्यों, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा क्लास, इसको अगर आप गौर से देखें तो इसको मैं कह रहा हूँ ये है क्लोजिंग स्टॉक, राइट। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वो होता है अनसोल्ड स्टॉक, यानी वो स्टॉक जो बिकने से रह गया हो, बिकने से रह गया हो। यानी मैं लाया था और मैंने अपनी किताबों में रिकॉर्ड किया था, अब वो बिका नहीं, फाइन। लेट से मैंने पूरे साल में परचेज किया कोई स्टॉक। लेट से हमारा काम है ऑटोमोबाइल्स का, हमने सामान खरीदा ऑटोमोबाइल्स का, परचेज किया 2 लाख रुपए का और कैश हो गया क्रेडिट 2 लाख रुपए। और जब साल एंड होगा तो मैं क्या करूंगा, अज्यूमिंग मैंने सेल्स की है 2.5 लाख रुपए की और लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला सबको पता है, ओपनिंग स्टॉक होता है जो कि 0 है, परचेजेस है मेरे पास 2 लाख रुपए की, और अज्यूम करें हम कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो सर ये 2 लाख रुपए आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और मेरा प्रॉफिट आ गया 50,000 रुपए का, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरा 50,000 रुपए का, फाइन। लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे ईयर एंड पे बताया गया कि जनाब कुछ स्टॉक ऐसा है जो बिकने से रह गया है, यानी क्लोजिंग स्टॉक भी मौजूद है। जब क्लोजिंग स्टॉक मौजूद है और उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो जब मैंने 1 लाख रुपए इसमें से माइनस किया तो अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आया वो आ गया 1 लाख रुपए, और सर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया 1 लाख रुपए से। यानी जब जब मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा, हायर द क्लोजिंग स्टॉक हायर द ग्रॉस प्रॉफिट। सर ऐसा क्यों है? देखें, कोई ऐसे भी तो कह सकता था सर कि आपने परचेज की थी 2 लाख रुपए और आप ये एंट्री यहाँ पे पास ना कर दें, क्लोजिंग स्टॉक की आपने जो एंट्री पास की होगी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1 लाख रुपए और इनकम समरी अकाउंट 1 लाख रुपए। सर आप परचेजेस 1 लाख से कम कर देते तो बचा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमेशा परचेजेस तो मैंने 2 लाख की है, मगर जो कुछ बिकने से रह जाएगा वो क्लोजिंग स्टॉक में फॉल होगा। और सर ये एंट्री इसलिए पास होती है कि मेरा जो इनकम स्टेटमेंट है वो ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड ना रह जाए। यानी जो स्टॉक बिकने से रह गया अगर उसको मैं माइनस ना करता तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाता, यानी मेरा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अंडर स्टेट हो जाता, कम हो जाता। इसको ट्रू एंड फेयर व्यू हमने जब पहली क्लास देखी थी एडजस्टमेंट की, उसमें हमने देखा था कि इसीलिए पास होती है कि इसको ट्रू और फेयर व्यू दिखाने के लिए, यानी हर चीज़ को उसकी सही जगह प्लॉट करवाने के लिए, कि जो चीज़ जैसी है वैसी दिखाने के लिए वो इसको ट्रू एंड फेयर व्यू कहते हैं। तो
तो परचेजेस तो वाकई में मेरी 2 लाख की थी, मगर क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए का है। तो इस स्टॉक को जब मैंने अपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से माइनस किया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, और वाकई में जब ये अगले साल बेचूंगा तो अगले साल ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हिस्सा बनेगा। तो सर क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट इसलिए पास होती है कि मेरा प्रॉफिट और लॉस ओवर स्टेट या अंडर स्टेट ना हो जाए। और सर ये वाहिद एडजस्टमेंट है जो बैलेंस शीट के अंदर भी आपको दिखेगी, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली और पीएनएल के अंदर भी दिखेगा। सर पीएनएल के अंदर इसलिए दिखेगा कि प्रॉफिट और लॉस ओवर स्टेट ना हो जाए या अंडर स्टेट ना हो जाए। और बैलेंस शीट के अंदर इसलिए दिखेगा कि एक स्टॉक बिका नहीं है तो वो मेरा एसेट है, तो एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सर नेक्स्ट एंट्री या नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो आज हम देखने जा रहे हैं वो है डिविडेंड। सर डिविडेंड क्या होता है? सर डिविडेंड अगर आप समझें तो डिविडेंड ये होता है, लेट्स से कंपनी का ये शेयर है, शेयर सर्टिफिकेट है, और मैंने इस कंपनी का एक शेयर खरीदा, परचेज किया, लेट्स से 100 रुपए का। अब या तो जब मैं इसको बेचूंगा, होल्ड करूंगा, सेल करूंगा, तो मुझे गेन होगा या लॉस होगा। और जब तक अगर मैं इसको बेच नहीं रहा, मैंने होल्ड किया हुआ है, तो भी तो मुझे किसी ना किसी फॉर्म में रिटर्न मिलना चाहिए ना। तो जब मुझे अब किस फॉर्म में रिटर्न मिलेगा, तो डिविडेंड की फॉर्म में रिटर्न मिलेगा। यानी कंपनी कहेगी कि पूरे साल में हमने जो कमाया है, मेरी अल्फाजों को गौर से सुनिएगा, जो हमने कमाया है उसमें से ए शेयर होल्डर, ए कंपनी के मालिक, तुम अपना हिस्सा कुछ घर पे लेके जाओ, यानी आउट ऑफ प्रॉफिट्स कंपनी कुछ देगी, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। सर डिविडेंड दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टॉक डिविडेंड और एक होता है कैश डिविडेंड। सर इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या पास होती है, पहले हम ये देख लेते हैं और फिर समझते हैं ये होते क्या है। सर स्टॉक डिविडेंड की एंट्री पास होती है रिटेन अर्निंग्स डेबिट, सर रिटेन अर्निंग्स डेबिट और स्टॉक डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। इस पर हम मजीद डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हमारा जो टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, यहाँ पर इसकी जितनी इंपॉर्टेंस है हम इसको वहीं तक महदूद रखेंगे। और सर कैश डिविडेंड की एंट्री पास होती है रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल, ये कैश डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। अच्छा जी, यहाँ पे ये भी नोट कीजिएगा सर, रिटेन अर्निंग्स को अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। सर ये क्या होता है, आइए समझते हैं। पहले समझते हैं रिटेन अर्निंग को, फिर इनको, ताकि ये पूरी आपको साइकिल समझ आए। सर रिटेन अर्निंग क्या होती है? रिटेन अर्निंग ये होती है, लेट से एक कंपनी है, उसने ईयर 1 के अंदर लाख रुपए कमाए, ईयर 2 के अंदर 1,50,000 कमाए, ईयर 3 के अंदर 50,000 रुपये कमाए, यानी टोटल इस कंपनी ने आज तक 3 सालों में जितना भी नफ़ा कमाया है वो है 3 लाख रुपए। सर इसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग्स। वो अर्निंग्स जो आज तक कंपनी ने कमाई हैं, एक्यूमुलेट की हैं या रिटेन की हैं अर्निंग्स को, उसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग्स। सर हमेशा जो मेरा डिविडेंड है वो मेरी रिटेन अर्निंग से ही दिया जाएगा। सर कंपनी कुछ कमाएगी तो देगी, सिंपल सी बात है, तभी मैंने आपको बताया आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब स्टॉक डिविडेंड क्या होता है? सर स्टॉक डिविडेंड होता है बोनस शेयर्स, यानी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से कहती है कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आप एक और शेयर ले लें। एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 ले लें, आधा ले लें, आधा तो खैर नहीं दे सकती, 2 है तो 1 ले लें, 4 है तो 2 ले लें, 50% ले लें। यानी कंपनी अपने शेयर होल्डर को कैश नहीं देती, पैसे नहीं देती, बल्कि मजीद शेयर्स दे देती है। और सर कैश डिविडेंड में कंपनी कैश देती है, तो हमेशा डिविडेंड जो डिक्लेयर होगा, हमेशा डिविडेंड जो दिया जाएगा वो रिटेन अर्निंग से ही दिया जाएगा। अच्छा सर ये एंट्री कब पास होगी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी एडजस्टमेंट के टॉपिक के अंदर, बाकी इसको मजीद हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं इश्यूज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के टॉपिक में। सर ये एंट्री तब पास होगी जब सवाल में आपको ये लिखा हुआ हो कि प्रोपोज का वर्ड है, डायरेक्टर्स ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रोपोज किया हम इतना डिविडेंड देंगे, तो ये एंट्री पास नहीं होगी। जब वो कहेंगे डिक्लेयर्ड, यानी हमने इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया है। सर प्रोपोज और डिक्लेयर में क्या फ़र्क है, इसको इंशाल्लाह हम इसके टॉपिक में लाजमी देखेंगे। बस यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि जब वर्ड डिक्लेयर लिखा हुआ हो
तब आप एंट्री पास करेंगे। अगर सिर्फ ये लिखा हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, बीओडी ने प्रोपोज किया है डिविडेंड, तो ये सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के हैं, कुछ करने के नहीं है, इसकी एंट्री मैंने पास नहीं करनी। लेकिन ये लिखा हो कि डिक्लेयर्ड, तो अब मैंने एंट्री पास करनी है। अच्छा क्लास, तीसरी हमारी जो एडजस्टमेंट है आज की वो है रिजर्व्स की। सो व्हाट इज रिजर्व्स, व्हाट आर रिजर्व्स? सर रिजर्व्स मुख्तलिफ वजूहात से बनाए जाते हैं। लेट्स से कंपनी का है कि मुझे कोई हालात बुरे आए तो हम कुछ पैसा साइड पे कर दें, तो रिजर्व्स और कंटिजेंसीज, कंपनी को लग रहा है आने वाले दिनों में मसला हो जाएगा, या कंपनी को पता है कि यार मैंने आने वाले दिनों में मेजर परचेज करनी है, उसके पैसे साइड पे कर दें, रिजर्व्स और कमिटमेंट्स। सर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पे तो ये बाय लॉ मैंडेटरी होता है कि वो रिजर्व्स क्रिएट करें। जैसे पाकिस्तान के अंदर जितने मुदारबा के बिजनेस हैं उनके ऊपर मैंडेटरी है कि वो कुछ ना कुछ अपना स्टैच्यूटरी रिजर्व क्रिएट करें हर साल। तो सर कुछ कंपनीज को तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो हाई रिस्क नेचर के होते हैं कि आपने रिजर्व्स क्रिएट करने हैं ताकि बुरे दिनों में वो पैसा आपके काम आए। लेकिन कुछ कंपनीज अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को देख के करती है। तो सर ये है रिजर्व्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट। और सर ये भी हमेशा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से ही होगा। तो सर जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से होगा तो रिटेन अर्निंग्स डेबिट होंगी, और सर जिस भी वजह से रिजर्व्स क्रिएट होगा, लेट्स से रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज या रिजर्व फॉर कमिटमेंट्स, वो क्रेडिट हो जाएगा। यानी ये मेरी कमाई हुई इनकम को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कम कर देगा, और क्योंकि और मेरी रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएंगी, डेबिट हो जाएगी, और रिजर्व क्रिएट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था क्लास, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया तो बिल्कुल कीजिए, लाजमी कीजिए, वरना आगे आपको बात कैसे मिलेगी, आपको लेक्चर्स कैसे मिलेंगे, और दूसरों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।